नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व हथीन विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय रविंदर सिंह सहरावत पाल में। सहरावत साहब, विधानसभा चुनाव करीब हैं, 2.5 या 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। आपकी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी में आप अपनी टिकट मांगने का क्या आधार मानते हैं? जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का मेरी हथीन विधानसभा में आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को नमस्कार करता हूं। भूटान जी, आपने जैसे भी मेरे से पूछा कि किन किन मुद्दों पर आप चुनाव में आप उतरे हैं। देखिए, हमारे हथीन विधानसभा क्षेत्र जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक पिछड़ी विधानसभा में कहलाता है। इसमें बहुत सारे कार्य हुए भी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कराने बाकी है। जैसे अब शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, और अभी और बिजली का है, पानी का है। बहुत सारे मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जो अभी कराने बाकी हैं। तो ये काफ़ी सारे मुद्दों पर हमें अभी काम करना बाकी है। अच्छा, बात पिछड़ेपन की कहें तो पिछड़ेपन में सहरावत पाल भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। आपकी सहरावत पाल में हेमरा सहरावत जी 1968 में पहली बार विधायक बने थे, वो भी आज़ाद। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी देवी सिंह तेवतिया को हराया था, जो तेवतिया सिंह उससे पहले आज़ाद लड़े थे। 1968 के बाद कांग्रेस में चले गए थे आपके हेमरा सहरावत जी, और वो चुनाव हार गए थे। इतने सालों के बाद भी अभी तक सहरावत पाल के पास चौधर नहीं आई है, यानी कि चौधर का मतलब विधानसभा में दस्तक नहीं पहुंची है। देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम लोगों को ये जो इतने लंबे अंतराल के दौरान भी हम लोगों को टिकट नहीं मिला। लेकिन पिछले मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे क्या है कि वो जो हमें उस बात का दुख नहीं है कि हमें पार्टी से सम्मान नहीं मिला है। हो सकता है पार्टी, जो भी पार्टी है, वो उनका निर्णय ये हो कि भाई हमें अभी और क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, तो इसलिए उन कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी रही हो। तो हम किसी भी पार्टी का कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भूटान जी, हमारे यहाँ पे क्या है, हथीन विधानसभा क्षेत्र में बेसिकली 3 पाल कॉम्बिनेशंस हैं: रावत पाल, सहरावत पाल और डागर पाल। तो पिछले 2014 में जब चौधरी कीर सिंह रावत जी को टिकट मिला था, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि भाई सहरावत और डागर मिल करके रावत पाल को सपोर्ट करेंगे, और चौधरी कीर सिंह रावत जी को यहाँ से विधायक बना करके विधानसभा भेजा था। फिर 2019 जब 2014 का इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि भाई अगली बार डागरों का नंबर है, तो अगली बार डागर पाल इलेक्शन लड़ेगी। तो 2019 में पार्टी ने हमारे जो अभी वर्तमान विधायक है बड़े भाई परवीन डागर जी, उन पे अपनी आस्था जताई और उनको टिकट दे करके यहाँ जनता के बीच में भेजा। जब वो तो 2019 में जब हमारे यहाँ पे गांव गहला में त्रिवेणी धाम पर एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया था, तो उसमें हमारी रावत पाल और सहरावत पाल दोनों पालों ने समर्थन दिया था परवीन डागर जी का, और उनको विधायक बना करके यहाँ से विधानसभा भेजा था। तो उसमें कहीं ना कहीं उस टाइम पर ये डिसाइड हुआ था कि भाई अगली बार सहरावत पाल इलेक्शन लड़ेगी। सहरावतों में से कोई भी इलेक्शन लड़ेगा जाए, मतलब पाल हमारी पूरी इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, चर्चा फिर भी ये चल रही है कि इस बार हथीन विधानसभा क्षेत्र से जो टिकट के मुख्य दावेदार हैं, उनमें केयर सिंह रावत की मजबूती ज़्यादा आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि परवीन डागर के बाद अगर टिकट बंटवारा होता है, रावत पाल की तरफ खिसकता है, केयर सिंह रावत की तरफ जा रहा है। आपकी दावेदारी कैसे मजबूत होगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है कि पाल कॉम्बिनेशंस है। यहाँ पे तीनों पाल मिल करके एक संगठन के तहत काम करती हैं, क्योंकि और जब वो तीनों पालें जहाँ मिल जाती हैं, जहाँ वो संगठन बन जाता है, वहाँ पर जीत की दावेदारी निश्चित हो जाती है। हमारे यहाँ पे भाई रावत पाल का नंबर आ चुका है, वो ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं। उसके बाद में डागर पाल का नंबर आ चुका है, वो ऑलरेडी विधायक ऑलरेडी हैं। इस बार कहीं ना कहीं हमारा नंबर है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार पार्टी जो हमारी अनदेखी नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं जो सहरावतों का नंबर है उनकी सहरावतों को कंसीडर इस बार किया जाएगा। अभी लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं। लोकसभा चुनाव में हथीन का जो प्रदर्शन रहा है काफ़ी बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा है। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हार हुई है केशव गुर्जर की, तो हथीन विधानसभा क्षेत्र से हुई है। माना जा रहा है कि अंदर खाने केशव गुर्जर भी कुछ नाराज़ बताए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उडानी साहब। क्या है, हमारे हथीन विधानसभा की टोटल 2,33,000 वोटर्स इसके अंदर आते हैं, जिसमें हमारे जो मुस्लिम भाई हैं करीब करीब 1 लाख समथिंग उनकी वोट है। तो हम लोगों ने अभी ये बात देखा था कि कहीं ना कहीं हमारे जो मुस्लिम वोटर्स, जो हमारे मुस्लिम भाई वोटर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को वोट नहीं किया था। उन्होंने करीब करीब उनकी 70-72 हज़ार वोट पोल हुई थी, तो उन्होंने सारी वोट वन साइडेड कांग्रेस को डाला था। इस कारण से कहीं ना कहीं बीजेपी इस क्षेत्र में पीछे रही थी।
अच्छा, उसमें जो आपके जो प्रत्याशी हैं, आधा दर्जन प्रत्याशी हैं, उनकी कमजोरी तो नहीं झलकी है अगर चुनाव में वोट नहीं ले पाए हैं तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, जो भी है, चाहे विधायक जी थे, हम लोग थे, छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, पार्टी के सब जितने भी कार्यकर्ता थे, सब ने मजबूती के साथ में पार्टी के लिए काम किया। अच्छा, हथीन विधानसभा क्षेत्र में बड़े मुद्दे हैं जो अभी तक उस पर ज़्यादा गौर नहीं कर पाए हैं। जैसे मान लो बस अड्डे का है, या एक रोड निकल के जा रहा है, या फिर रजवाहों का काम है। सेम की समस्या जब आती है तो कहीं ना कहीं सरकार को किसानों का दंश झेलना पड़ता है। देखिए उड़ान जी, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है जो सिंचाई की है, वो अभी भी एक बड़े लेवल पे है। ये सिंचाई की जो समस्या है, इसको दुरुस्त कराने की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, सेम की समस्या पे हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया। माननीय विधायक जी ने भी सेम की समस्या को लेकर के विधानसभा में मुद्दे भी उठाए, और उनका निवारण काफ़ी हद तक कराया उन्होंने। काफ़ी सारे बोरवेल उन्होंने लगवाए हैं सेम के लिए, माननीय मंत्री जी ने भी कराए हैं। तो सेम की समस्या पर तो हमारी सरकार ने काफ़ी हद तक अभी अपनी वो कंट्रोल किया है। हथीन विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बंगूरी रजवा जो है किसानों के लिए जीवन रेखा है, उस पर काम नहीं हुआ है। उस पर जो काम अगर हुआ भी है तो उसमें घालमेल ज़्यादा हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह गया है बंगूरी रजवा। देखिए ये मुद्दा भी चर्चा में आया था जब हम लोग ड्यूरिंग द इलेक्शंस। एक्चुअली में उड़ान जी, ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार की कुछ कमियाँ रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें हमारी खुद की भी कमियाँ रही थी, जिस कारण से वो स्टार्टिंग में अटक गया। बट वो भी बहुत जल्दी उसका निवारण हो जाएगा, और वो भी पूरा काम सुचारू रूप से हो जाएगा। अच्छा, जैसे चुनाव नज़दीक है तो आपके हथीन विधानसभा क्षेत्र में दिनचर्या क्या है आपकी? देखिए दिन में हम लोग बेसिकली, हमारा अभी चाय पे चर्चा का प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोग अभी जगह जगह जा करके अपने जितने भी लोग हैं सबसे, जनता के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निवारण करा रहे हैं, उनसे राजनीतिक चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो हमारा डेली का रूटीन रहता है लोगों से मुलाकात करने का। लोग आपसे जब जनसंपर्क करते हैं तो आपसे लोग शिकायतें करते हैं कि हमारे देखो ये काम नहीं हुआ, हमारी सड़कें हैं ख़राब हैं, हमारी गलियाँ ख़राब है, नालियाँ ख़राब है, सीवरेज की प्रॉब्लम है। सर बिल्कुल करते हैं। जैसे अभी भी आपने देखा कि आपके सामने हम लोग जो बाहर बैठे हुए थे, तो काफ़ी सारे लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर के आए। किसी की फैमिली आईडी को लेकर के है, किसी की पेंशन को लेकर के है, किसी की पानी को लेकर के, किसी की बिजली को लेकर के, बहुत सारी समस्याएं हैं। और जितना हमसे हो सकता है हम हमारे लेवल तक पूरा उनको रिजॉल्व भी करवा रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल जो थे बैक मार गई आपकी सरकार, बैकफुट पे आ गई है, यानी कि ऑफलाइन कर दिया काम। इससे कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि आपका जो हथीन है काफ़ी पिछड़ा हुआ है लिटरेसी के मामले में। देखिए जो ऑनलाइन जितने भी पोर्टल थे, हम लोग उड़ान जी, क्या रहता है कि मानिए हमने कोई नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो 100% सक्सेसफुल होगा। उसमें कुछ खामियां रह जाती है तो उनको दुरुस्त किया जाता है। ये तो क्या है कि सुचारू रूप से ये चीज़ें तो पहले से चली आ रही हैं कि भाई हाँ, कुछ खामियां जो हैं वो दूर होंगी, जो उनमें हो सकता है कि जो खामियां रही उनको ठीक किया जाएगा। तो ये सब तो ये दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं। कांग्रेस हरियाणा मांगे जवाब, आपकी पार्टी से जवाब मांग रही है, 15 चार्जशीट भी लगा दी गई है, आरोप तय कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का कितना असर रहेगा? मुझे नहीं लगता। हरियाणा में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने बनाएगी 2024 में। कैसे आएगी हथीन क्षेत्र में? क्योंकि हथीन में तो आप लूज कर गए हैं लोकसभा चुनाव में, और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी काफ़ी मजबूती दिखा रहे हैं, ख़ास तौर से इजराइल मोहम्मद। देखिए मैं नहीं मानता है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मेरा अभी भी मानना ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्पिटिटर है, जो कंपटीशन है, मैं तो आज भी ना इनेलो बसपा प्रत्याशी को मान के चलता हूं। बिल्कुल, अगर इनेलो बसपा की बात की जाए तो इनेलो बसपा मजबूत हो गई, और तैयब हुसैन बहुत मजबूत हो गए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसका कहीं ना कहीं मुकाबला इनेलो बसपा गठबंधन से होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हथीन विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? जी अभी स्टार्टिंग किया है। अभी आज का भी जैसे हमारा है मसाल यात्रा का है, वो हमने बेसिकली वो पलवल में रखा है पूरी पार्टी की तरफ से। तो हमारे जो शहीदों की याद में हम लोग एक मसाल यात्रा शाम को निकाल रहे हैं, और एक दीप प्रज्वलित करके यात्रा को स्टार्ट करेंगे। तो अभी बहुत सारे, और आने वाली 28 तारीख को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पलवल आ रहे हैं। तो अभी बहुत सारे कार्यक्रम सभी सुचारू रूप से चलने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी? जी मोहनलाल बटोली जी आएंगे। कोई स्थान निर्धारित हुआ इसका? जी हुआ है। अभी टेंटेटिव जो लोकेशंस है वो ब्राह्मण धर्मशाला पलवल रहेगी, तो वहीं का है अभी तो फाइनल। अच्छा, और अपने जो आपके जो राइवल हैं आप दूसरों के, जैसे के सिंह रावत है, आप हुए, प्रवीण डागर हुए, अजीत रावत भी मानपुर से आ गए हैं, अब दावेदारी ठोक दी है,
किसकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगी, रविंदर की रहेगी या फिर अजीत रावत की या केर सिंह रावत की या प्रवीण डागर की जी? सर इस बात का निर्णय तो ना पार्टी करेगी भाई, कौन बेहतर कैंडिडेट है, कौन सीट को निकाल सकता है, कौन बेहतर है। उसमें रविंदर मजबूत है, परवीन मजबूत है, केर सिंह रावत जी मजबूत है। इस बात का निर्णय तो पार्टी के हाथों में है। ये थे हमारे बीच में हाथीन विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय रविंदर सिंह सहरावत। सरपंच परिवार से हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार है, भमरोला के सरपंच परिवार से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। आपने उनके विचार सुन लिए। उन्होंने दावा किया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हाथीन विधानसभा क्षेत्र में भी परचम लहराएगा। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।